सीपी जोशी कांग्रेस के सिंबल पर एक बार फिर नाथद्वारा सीट पर भाग्य आजमा रहे हैं। साल 2018 में नाथद्वारा से विधायक बनने के बाद डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष बने। जन टीवी न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा ने डॉक्टर जोशी से खास बातचीत की। इस दौरान जोशी ने चुनाव के प्रश्नों के साथ ही सियासत में हो रहे बदलाव पर खुलकर बात की। राजस्थान की सियासत में 4 दशक से भी ज्यादा वक्त बहुत नजदीकी से समझने वाले डॉक्टर सीपी जोशी साहब राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी और नाथद्वारा से कांग्रेस के प्रत्याशी भी। सर, इस बार यूं तो देखिए हर बार राजनीति में कुछ न कुछ नयापन आता ही है, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो कुछ नया दिखाई देता है जो राजस्थान के चुनाव है उसमें नया दिखाई दे रहा। पहली बार कांग्रेस गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रही। जनरली एक चुनाव और दूसरे चुनाव के बीच में जो सरकार होती है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का मैनिफेस्टो हो जाता है और आप अंदाजा लगा पाते हैं कि लोगों के मन के बीच में आक्रोश। और पहली बार अशोक गहलोत जी की सरकार ने, मुझे लगता है कि जो ये राहत स्कीम चला है जिसमें व्यक्तिगत लाभ की योजना का लोगों को बेनिफिट मिला, उसके कारण लोगों को विश्वास है कि इस सरकार को हमें पुनः सत्ता में लाना चाहिए। और इसीलिए देखा है कि बहुत बड़े पैमाने पर कहीं भी असंतोष नजर नहीं आ रहा है। वो इसका रिफ्लेक्शन है कि पहला चुनाव जिसमें एंटी इनकम्बेंसी सामने नजर नहीं आ रही। सर, लंबे समय से चल रहा 98 से ही एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो ये रिवाज बदलेगी फिर इस बार? तो साफ लग रहा है ना कि अभी तक जितने चुनाव हुए उस चुनाव में चुनाव के पहले ही एक ऐसा वातावरण बन जाता था, वो वातावरण अभी नजर नहीं आ रहा। अभी जो वातावरण नजर आ रहा है उसमें लोग सरकार के कामों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रही। वो उस बात का रिफ्लेक्शन है कि जनता पुनः सरकार को लाना चाहती। सर, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब वसुंधरा जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, आप अपोजिशन में थे और विधानसभा में बड़ी बेबाकी से कहा था कि हमें फोकस करना चाहिए आज भी ग्रामीण विकास पर या शहरी विकास के स्ट्रक्चर पे। लेकिन अभी मैं जो देख पा रहा हूं, चाहे राजनीतिक दल बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, व्यक्तिगत हित को साधने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लाइक 7 गारंटीज, अदर थिंग्स। देश की राजनीति में एक अंतर आया है। आपने देखा होगा कि जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब उन्होंने एक वोट बैंक बनाया बेनिफिशरीज का, और इसीलिए उन्होंने इंडिविजुअल टारगेट करके वो स्कीम्स बनाई जिसमें उज्ज्वला में ये देंगे, किसान को सम्मान राशि देंगे। ये एक राजनीति में नई परंपरा प्रारंभ हुई है, उसका रिफ्लेक्शन स्टेट्स में भी हो रहा है। तो फ्री बीज स्कीम कहें इसे? इट इज नॉट फ्री बीज स्कीम आइक से कि भाई लोगों की तकलीफ को मदद करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी बनती है। तो राज्य के पास जो पैसा है उसका सदुपयोग उन लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। अब महंगाई बढ़ी है तो महंगाई बढ़ने के कारण उनके पास जो मनी अवेलेबल है वो उन चीज़ों में खर्च हो रही है। यदि उसमें मदद करें हम तो निश्चित तौर पर महंगाई को वो मिट आउट करने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं। कि मैं इसको फ्री बीज नहीं कहता, मैं कहता कि सरकार ये महसूस करती है कि जनता में जो तकलीफ है उसको वित्तीय सहायता देकर हम मदद कर सकते हैं और वो काम किया जा रहा है। सर, एक बात और देखी जाती है कि कोई भी गवर्नमेंट व्यक्तिगत लाभ की कोई चीजें लॉन्च करती है, देती है तो उसे वेलफेयर स्कीम कहती है। दूसरा कोई देता है तो उसे रेवड़िया बताते हैं। हर मन से ये बात कही जा रही है। मैंने बताया ना कि फर्स्ट टाइम आप इंडियन पॉलिटिक्स को देखिए, ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था साउथ में। तमिलनाडु में आपने पहली बार देखा होगा कि डीएमके और एआईएडीएमके की सरकार ने ये व्यक्तिगत लाभ की योजना का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किया। मंगलसूत्र देना, साड़ी देना, ये करना, उसका पॉलिटिकल रिजल्ट्स आए। उसको फिर बाद में नेशनल लेवल पर किया गया। अब जब नेशनल लेवल पे आपने इसको किया और उसको बेनिफिट मिल गया, अब दूसरी स्टेट्स इसको लागू कर रही है, तब आपको लगता है कि हमारा पॉलिटिकल बेस कमजोर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कॉम्पिटिटिव वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, अन्यथा व्यक्तिगत लाभ की योजना का पॉलिटिकल उसमें निर्णय में असर पहले भी नजर आ रहा था और आज भी नजर आएगा, कल भी नजर आएगा। सर, पहले कोई भी इलेक्शन लड़ता था बागी होकर के या पार्टी से खिलाफत करता था, उसे बाहर कर दिया जाता था। ये मानसिक रूप से तैयार होता था जो व्यक्ति खिलाफत करता था कि 6 साल के लिए मैं बाहर चला गया। अब सोच बदल गई है और यही एक बड़ा कारण मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान में इस बार बगावत की एक बाढ़ सी आ गई है। राजनीतिक दल भी उन्हें तुरंत ले लेते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों टिकट बंटवारे में मैंने देखा कि जो बगावत करके चुनाव लड़े उन्हें टिकट भी दे दिया गया। तो एक दौर बदल गया है कि बगावत करो और फिर उसके बाद में अगली बार टिकट तो पक्का मिल ही जाएगा। इस सोसाइटी में इंसेंटिव हो गया। जब सरकारों का बहुमत नहीं होता है तो बहुमत को मनाने के लिए जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको जो अपने साथ जोड़ा जाता है और उनको रिवार्ड किया जाता है। ये ट्रेंड जो है, उस ट्रेंड के कारण लोग समझते हैं कि हम निर्दलीय जीत जाएंगे और निर्दलीय जीतने के बाद सरकार बनने में यदि बहुमत नहीं आएगा तो हमारी इंपॉर्टेंस होगी, चाहे वो सरकार को रिटेन करने में हो, सस्टेन करने में हो, चाहे राज्यसभा के वोट डालने के माध्यम से हो
इसलिए एक ट्रेंड पड़ गया है इसलिए, और पॉलिटिकल पार्टी भी अपनी आइडियोलॉजी की जगह उन्होंने अवेलेबिलिटी को क्राइटेरिया बना दिया। तो जब आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विचारधारा के आधार पर कैंडिडेट का फैसला करके इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि जनता ने मैंडेट नहीं दिया तो अपोजिशन में बैठेंगे, जब तक ये मानसिकता नहीं बनेगी तब तक इस तरह की स्थितियां बनती रहेगी। सर, ये बात कहा जाता है कि आइडियोलॉजिकली हम लोगों का विरोध होता है, हर पार्टी ये कहती है और सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन अभी जो मंच से तलखियां देखता हूं मैं, ये लगता है कि जो एक प्रतिस्पर्धा है, स्वस्थ और स्वच्छ परंपरा डेमोक्रेसी कहते हैं, मुझे लगता है कि प्रतिशोध की बिगिनिंग स्टेज की ओर बढ़ गए और हो सकता है कि चुनाव तक और भी आगे चले जाएं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए व्यक्ति की नाराजगी और व्यक्ति के प्रति आपका विचार इम्पोर्टेंट नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वैचारिक जो ताकत है वो मजबूत होनी चाहिए। जब तक पॉलिटिकल पार्टी इस बात पर नहीं आएगी कि नीतियों के आधार पर देश और प्रदेश का निर्माण होता है, इसलिए हमें कमिटेड आइडियोलॉजिकल वर्कर को आगे लाना है। उसके लिए पब्लिक मैंडेट नहीं देती है तो अपोजिशन में बैठेंगे, पब्लिक मैंडेट देती है तो हम सत्ता में आएंगे। जब तक इस तरह की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तब तक इस तरह की स्थितियां हमारे सामने आती रहेगी। और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे डेमोक्रेसी इवॉल्व होगी ये भी जो इवेल है वो खत्म होगी। जी, लेकिन अभी तो मैं देखता हूं कि ये कहा जाता है अगर कांग्रेस में ऐसा कोई व्यक्ति है कि हाँ मोदी जी को टारगेट करके बोल रहा है तो उसे ज्यादा बेहतर बताया जाता है। और बीजेपी में अगर लगता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत हो, चाहे डॉक्टर सीपी जोशी हो, चाहे दूसरे लोग, अगर उन्हें टारगेट करके को तलखम अंदाज में बात करता है तो उसकी पीठ थपथपा दी जाती है। क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक नई चीज हो गई है। आप देखा होगा कि व्यक्ति भी प्रभावित कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी के निर्णय को। आज देश में पहली बार नहीं, इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री बन गई और जो उनका स्ट्रक्चर बन गया तो उनके व्यक्तित्व के कारण कांग्रेस की पार्टी भी प्रभावित हो रही थी और देश की नीतियां भी प्रभावित हो रही थी। ये स्थिति आज बनी हुई भारतीय जनता पार्टी के कारण। जब ऐसी स्थितियां बनती है तब लगता है कि व्यक्तिगत जो आदमी जो शीर्ष में पहुंच गया है उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से हमें माइलेज मिलता है। आप भी टीवी में कवरेज करते हो, दूसरे कवरेज करते हो, तो ये टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। पर मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में व्यक्ति से ज़्यादा धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा, वैचारिक आधार पर पार्टियां मजबूत होगी और वैचारिक आधार पर चुने हुए जनप्रतिनिधि बनेंगे, तब मैं समझता हूँ कि इन स्थितियों में परिवर्तन आएगा। सर, आप मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं, क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ उसमें किन विचारों को शामिल किया जा रहा है? कुछ सर्वे करवाया है या मुख्यमंत्री जो पिछले दिनों विजन 2030 को लेकर चल रहे थे, क्या सम्मिलित हो पा? पहली बार एक बहुत एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज की गई है, करोड़ों लोगों से कांटेक्ट किया गया और उनके सुझाव लिए गए। तो विजन 2030 में करीब 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपने सजेशन दिए। तो बेसिक जो हमारा मैनिफेस्टो उसका बेस 2030 का विजन ही रहेगा। पर 2030 के विजन में जो 5 साल का टेन्योर है उसमें जो चीज़ें हम करें उनको प्रमुखता से हम आइडेंटिफाई करके साइलेंट फीचर के रूप में आगे रखेंगे। और जो हमने गारंटी दे रहे हैं, नई गारंटी, क्योंकि पिछले समय में हमने जो गारंटी दी जिसको हमने एग्जीक्यूट किया उससे हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। इस चुनाव में जो नई गारंटी हम दे रहे हैं उन गारंटी को सबसे बड़े प्राथमिकता से हम लागू करेंगे और फिर साइलेंट फीचर जो 2030 के बेस में बने उनको 5 साल की सरकार में हम पूरा करेंगे। और ऐसे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए 2030 का विजन है उसको दीर्घकालीन योजना के साथ जोड़कर हम आगे बढ़ेंगे। 10 फ्लेक्सिब जो हैं सर, उनको भी मॉडिफाई या कुछ उनमें सुधार करके या था स्थिति में भी आगे लेके आएंगे वापस? ये बताया ना भाई, जो अनुभव है वो अनुभव ये कह रहा है कि हमने जब वोट लिया है और वोट लेने के बाद हम ये कह रहे हैं कि हम इस 7 गारंटी को लागू करेंगे। इन टोटल जो गारंटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम 100% लागू करेंगे। और जो साइलेंट फीचर्स में हम जो चीज़ें 2030 का बेस है उनको आगे लाकर हम कोशिश करेंगे एक प्रगतिशील राजस्थान का निर्माण हो सके, उन नीतियों को हम लागू करेंगे। नाम क्या दे रहे हैं सर, संकल्प पत्र या कुछ और मैनिफेस्टो? नहीं, हमारा काम मैनिफेस्टो बनाने का, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी वो बैठ के सुनेंगे। सर, नाथ द्वारा पे इस बार का इलेक्शन में सर कितने आश्वस्त हैं? मैंने कहा एक छात्र पूरी पढ़ाई साल भर करे और एक छात्र गेस्ट पेपर लेकर परीक्षा दे तो वो उसका निर्भर करता है कि वो परिणाम के बारे में किस तरह का आश्वस्त है। समझता हूँ कि 5 साल तक एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो मेरी जिम्मेदारी थी उस जनप्रतिनिधि का मैंने निर्माण किया। अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जितने भी वित्तीय संसाधन की उपलब्धता करनी चाहिए वो काम किए। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि मेरी जो जिम्मेदारी उसका मैं निष्ठापूर्वक निर्वहन किया और जनता पिछले लंबे समय से मेरे जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे कार्य को जानती है, तो संतुष्ट हूँ कि मुझे उसका परिणाम मिलेगा। इस बार आपके खिलाफ पूर्व राजघराने के एक नई पीढ़ी के एक उतारे हैं उनको, यानी कि उत्तराधिकारी को उतारा है, तो सर उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, वो ये
दुर्भाग्य है। महाराणा प्रताप हम सब के लिए प्रातस्मरणीय और सम्मानीय। उनके परिवार के सदस्य को चुनाव लड़ाया। राजनीति में जनता के बीच में जनप्रतिनिधि के रूप में आप काम करो, पार्टी के कार्यकर्ता के नाम में कार्य करो और जनता के बीच में जाओ तो अच्छा लगता है। मैं तो कल्याण सिंह जी हमारे एक साथी भी थे और चुनाव लड़े, मैं उनसे हारा, मुझे कुछ की नाराजगी नहीं है। अब मुझे दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी महाराणा प्रताप के वंशज को भी बीजेपी और कांग्रेस में बांट रही है, तो हम सब के लिए पूजनीय है। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका सम्मान करता हूं, पर मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में कैसे भारतीय जनता पार्टी जो वैचारिक पृष्ठभूमि की पार्टी है उस तरह का निर्णय करती है, उस पर वही कमेंट करेंगे। तो इसके लिए आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी कुछ अपनी? मुझे रणनीति को बदलनी है। मैं तो अपने जनता के बीच में ऐसी में एमएलए बन गया, 43 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ। एक जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे काम करने की प्रणाली, मेरे बारे में लोग जानते हैं और इसीलिए मुझे बार बार यहाँ पर विधायक बनने का अवसर मिला है। मैं समझता हूँ मैं तो अपने पार्टी की विचारधारा और एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने जो कर्तव्य है उसका निर्माण करने के आधार पर जनता के बीच में वोट मांग रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मुझे मैंडेट देगी। चलो, डॉक्टर सीपी जोशी साहब बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए मशहूर हैं और ना केवल राजस्थान की सियासत, दिल्ली तक की सियासत को भी उन्होंने नापा है। उनका साफ कहना है कि आइडियोलॉजिकल जो थिंग्स उन्हें आगे बढ़ाना है और वर्क इज वर्शिप, यानी कि कर्म ही प्रधान है। जो काम किया है उसका फल जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, नाथद्वारा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।